तो आज ओटीपी में हम बात करने वाले हैं क्या है चाइना का गोल्ड गेम। मुनीर का द एंड करना चाहता था मुसाद, इस पर भी होगी बात। और बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव, बाबा बुलडोजर के बाद दादा का नया दाव। तो सबसे पहले बात पहली खबर की करेंगे हम। नमस्कार, ओवर टू पब्लिक में बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया। अपनी पहली स्टोरी पर आइए आते हैं। क्या चीन सिर्फ सोना खरीद रहा है या दुनिया की आर्थिक ताकत का नक्शा बदलने की तैयारी कर चुका है? सिर्फ 5 महीनों में 6,92,000 किलो यानी कि 692 टन सोने की खरीद। मई 2026 में अकेले 163 टन गोल्ड का आयात, 24 महीनों का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्ट। और अब हांगकांग, शंघाई और सिंगापुर को जोड़ करके गोल्ड ट्रेडिंग का नया साम्राज्य बनाने की तैयारी है। तो क्या चीन डॉलर को चुनौती देने निकल पड़ा है? क्या लंदन और न्यूयॉर्क का गोल्ड मार्केट खतरे में है इस वक्त? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए गोल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? बताएंगे आपको। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे चीन के गोल्ड प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट बाय पार्ट ये स्टोरी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पार्ट 1, चीन की रिकॉर्ड गोल्ड खरीद की हम बात करेंगे। देखिए, चीन में साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में 692 टन यानी कि 6,92,000 किलो सोना खरीदा। सिर्फ मई महीने में ही 163 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ, जो पिछले 26 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो इस साल चीन का गोल्ड इंपोर्ट करीब 76% बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, 1 जून 2026 से चीन ने गोल्ड इंपोर्ट के लिए नई लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू कर दी है। अब चुनिंदा बैंकों को ज्यादा मात्रा में सोना आयात करने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे गोल्ड इंपोर्ट और आसान हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन इतनी तेजी से सोना क्यों खरीद रहा है? तो इस सवाल का जवाब भी रखते हैं आपके सामने पार्ट 2 में। सिर्फ रिजर्व नहीं, पूरा गोल्ड सिस्टम बदलने की तैयारी में है इस वक्त ड्रैगन। अगर आपको ये लगता है कि चीन सिर्फ अपना गोल्ड रिजर्व इस वक्त बढ़ा रहा है, तो तस्वीर अधूरी देख रहे हैं आप। असल में बीजिंग की रणनीति कहीं ज्यादा बड़ी है। चीन अब सिर्फ गोल्ड खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि दुनिया सोना खरीदे भी उसके जरिए, रखे भी उसके पास, ट्रेड भी उसके प्लेटफॉर्म पर करे और कीमतों का असर भी उसके बाजार से ही तय हो। यानी सिर्फ सोना नहीं, सोने का पूरा इकोसिस्टम चीन के नियंत्रण में हो, ये चीन चाहता है। अब बात पार्ट 3 की करते हैं इसके। चीन का मास्टर प्लान है ये। दरअसल चीन 4 बड़े मोर्चों पर इस वक्त काम कर रहा है। सबसे पहला मोर्चा, अपने केंद्रीय बैंक यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के जरिए लगातार गोल्ड रिजर्व चीन बढ़ा रहा है। वहीं दूसरे प्लान की हम बात करें तो हांगकांग में नया प्रीशियस मेटल्स क्लियरिंग सिस्टम तैयार करना, और तीसरा सिंगापुर के साथ मिलकर के एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड स्टोरेज हब बनाना। ये चीन इस वक्त प्लान तैयार कर रहा है। और चौथे प्लान की बात करें तो गोल्ड ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट और फाइनेंसिंग का ऐसा नेटवर्क तैयार करना जिससे एशिया का बुलियन कारोबार पश्चिमी देशों से हट करके चीन के प्रभाव में आ जाए। यानी कि गोल्ड खरीदने से लेकर के उसकी डिलीवरी और फाइनेंसिंग तक पूरा सिस्टम, सब कुछ चीन संभाले। अब इसके पार्ट 4 पे आते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क को कैसे चुनौती चीन दे रहा है? आज दुनिया में सोने की कीमत मुख्य रूप से 2 बड़े वित्तीय केंद्र तय इस वक्त करते हैं, लंदन बुलियन मार्केट और न्यूयॉर्क का कॉमेक्स। देखिए, दशकों से गोल्ड ट्रेडिंग का केंद्र यही रहे हैं, लेकिन चीन अब इस व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पहले से मौजूद है, हम सब जानते हैं। हांगकांग में इंटरनेशनल बुलियन वॉल्ट भी है। अब लक्ष्य है कि एशिया में भी गोल्ड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब चीन बने। यानी कि भविष्य में सोने की कीमत तय करने में बीजिंग की भूमिका कहीं ज्यादा मजबूत हो। चाइना इस पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। पार्ट 5 की हम बात करते हैं, डॉलर को चुनौती कैसे चीन सोच रहा है। चीन की गोल्ड खरीदारी का सबसे बड़ा आर्थिक मकसद है डॉलर पर निर्भरता कम करना। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस की विदेशी संपत्तियां फ्रीज कर दी थी। उस घटना ने दुनिया को, कई केंद्रीय बैंकों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया था कि अगर डॉलर आधारित संपत्तियां कभी भी प्रतिबंधों की चपेट में आ सकती हैं, तो फिर सुरक्षित विकल्प क्या होगा? जवाब था इसका सोना यानी गोल्ड। इसी वजह से लगातार 3 वर्षों तक दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है।
अब पार्ट 6 पे आते हैं हम। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। देखिए, करीब 3 दशक के बाद पहली बार साल 2025 में केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद सोने की कुल वैल्यू अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश से ज्यादा हो गई थी। केंद्रीय बैंक के पास करीब $4 ट्रिलियन का सोना है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी की बात करें तो उनका निवेश लगभग $3.5 ट्रिलियन रहा। इतना ही नहीं, सोना अब यूरो को पीछे छोड़ करके अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट बन चुका है। यानी दुनिया धीरे धीरे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी इस वक्त बढ़ा रही है। पार्ट 7 की बात करते हैं। चीन का असली लक्ष्य रेनमिनबी। चीन का सपना सिर्फ गोल्ड मार्केट नहीं, असल लक्ष्य है चीन मुद्रा रेनमिनबी यानी कि आरएमबी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना। जब किसी देश के पास बड़ा गोल्ड रिजर्व होता है तो फिर उसकी मुद्रा पर भरोसा भी उतना ही बड़ा होता है, बढ़ जाता है। और इसी भरोसे के सहारे चीन दुनिया में युआन आधारित व्यापार इस वक्त बढ़ाना चाहता है। आज चीन 32 देशों के साथ लोकल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर चुका है। करीब 4.5 ट्रिलियन युआन के समझौते हो चुके हैं और दुनिया के 35 देशों में आरएमबी क्लियरिंग बैंक्स भी स्थापित किए जा चुके हैं। यानी कि डॉलर के विकल्प के तौर पर धीरे धीरे देखिए युआन का जो नेटवर्क है वो कैसे तैयार किया जा रहा है। पार्ट 8 पे आते हैं। ब्रिक्स की रणनीति। ब्रिक्स देशों में भी डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश जारी है। रूस ने ब्रिक्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा था। तो ब्रिक्स प्रीशियस मेटल एक्सचेंज बनाने की भी यहाँ बात हुई। हालांकि इस दिशा में बड़ी प्रगति नहीं हुई। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इसकी एक वजह चीन का पहले से विकसित गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीन पहले ही शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और हांगकांग बुलियन वॉल्ट चला रहा है इस वक्त, और ऐसे में नया एक्सचेंज बनाने के बजाय चीन अपने मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करना ज्यादा फायदेमंद मानता है। अब पार्ट 9 पे आते हैं। भारत की रणनीति। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी की है। 2018 के बाद से आरबीआई ने धीरे धीरे गोल्ड खरीदना शुरू किया था। 2026 तक भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर के लगभग 21% कर दी थी, और साथ ही सोने और अन्य नॉन डॉलर एसेट्स में निवेश भी बढ़ाया भारत ने। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 13.57% तक पहुंच चुकी है। हालांकि भारत अभी भी अमेरिका और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से पूरी तरीके से दूरी नहीं बना रहा है। अब पार्ट 10 पे आते हैं। तो क्या डॉलर खत्म हो जाएगा इन सभी की वजह से? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन डॉलर की जगह ले सकता है? क्या प्लान है इसका? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीन किसी मुद्रा को वैश्विक रिजर्व करेंसी बनने के लिए सिर्फ बड़ा गोल्ड रिजर्व काफी नहीं होता है। खुले वित्तीय बाजार भी उसके लिए चाहिए। पूंजी खाते का उदारीकरण होना चाहिए। वो पूरी तरीके से परिवर्तनीय मुद्रा यानी कि नीतिगत पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा भी इसमें जरूरी होता है, और यहीं चीन अभी पीछे है। रेमिनबी की वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सेदारी अभी भी लगभग 2% के आसपास है। वैश्विक भुगतान में भी इसका हिस्सा करीब 3% से कम है, यानी कि चुनौती बनी हुई है, जरूर है यहाँ पर। लेकिन डॉलर की जगह लेना अभी भी चीन के लिए आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है? जब हम बात कर रहे हैं चीन आखिरकार इतना सोना क्यों खरीद रहा है, 692 टन सोने की खरीदारी सिर्फ निवेश नहीं हो सकती, एक दीर्घकालिक भू आर्थिक रणनीति है। बीजिंग गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, गोल्ड ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, हांगकांग और शंघाई को वैश्विक बुलियन हब बना रहा है, डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे घट रहा है, और रेनमिनबी को मजबूत करने की बुनियादी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि चीन सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा है, वो भविष्य की वित्तीय व्यवस्था में अपनी जगह सुरक्षित कर रहा है धीरे धीरे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ से ये निकलता है कि क्या आने वाले दशक में गोल्ड मार्केट का जो केंद्र है लंदन और न्यूयॉर्क से निकल करके एशिया आ जाएगा? फिर पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था अपनी पकड़ बनाए रखेंगी क्या इस पे? इस बदलती आर्थिक लड़ाई पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं, मुनीर का द एंड करना चाहता था क्या मोसाद? इस पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीर को लेकर के हाल ही में एक बड़ा दावा सामने आया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच चुकी है। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने दावा किया है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता के दौरान मोसाद ने असिम मुनीर को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, और ये दावा सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया और इसे लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि इस दावे के समर्थन में अब तक कोई ठोस या स्वतंत्र सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया।
ना तो इजराइल सरकार और ना ही मोसाद ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अपनी दी है। देखिए, वहीं पाकिस्तान सरकार की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सरकार ने इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इन्हें झूठा और निराधार बताया। जानकारों का यह भी कहना है कि जब तक किसी विश्वसनीय सरकारी एजेंसी या स्वतंत्र जांच से इस दावे की पुष्टि नहीं होती है, तब तक इसे एक अफवाह करार दिया जाए। ऐसे मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना जरूरी होगा। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार के फील्ड मार्शल असिम मुनीर को मारने की साजिश रचने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते और दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, ना ही दोनों देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण बने रहे। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, जबकि पाकिस्तान 1947 में अस्तित्व में आया। जब इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तब अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में शामिल था जिसने इजराइल को कभी भी आधिकारिक मान्यता दी ही नहीं है। तो पाकिस्तान का मानना यह रहा है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल का गठन हुआ और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, और इसी वजह से पाकिस्तान ने शुरुआत से ही फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध की नीति यहां अपनाई हुई है। और यही कारण है कि आज तक पाकिस्तान और इजराइल के बीच में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो सका। पाकिस्तान की विदेश नीति में फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहा। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक वो इजराइल को मान्यता देगा ही नहीं। दूसरी ओर इजराइल अपने अस्तित्व और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान में इजराइल का मुद्दा केवल विदेशी नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। देश के कई धार्मिक और राजनीतिक संगठन इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं। जब भी मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष बढ़ता है, तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिलते ही हैं। राजनीतिक दल भी अक्सर फिलिस्तीन के समर्थन को अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। बात बंगाल की। बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। बाबा बुलडोजर के बाद अब दादा का नया दाव चलने जा रहा है बंगाल में, बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार विधानसभा में पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, और सरकार का दावा है कि ये सिर्फ एक नया कानून नहीं, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था को उसकी तस्वीर बदलने वाला ये कदम बताया गया। वहीं विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों और पुलिस को मिलने वाली अतिरिक्त शक्तियों के नजरिए से इसे देख रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये कानून सचमुच बंगाल में अपराध और दंगों पर लगाम लगाएगा, या फिर इसे लेकर के नई राजनीतिक बहस छिड़ जाएगी। उस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले 54 साल पीछे आप सभी को जाना होगा। साल 1972 में पश्चिम बंगाल में द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट लागू किया गया था। उस समय राज्य राजनीतिक हिंसा, उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। सरकार को विशेष अधिकार देने के लिए ये कानून तब बना दिया गया ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके। लेकिन जब सरकार का कहना है कि संगठित अपराध, आधुनिक दंगों और नई तरीके के अपराधों से निपटने के लिए कानून पर्याप्त अब नहीं रहा, तो आगे क्या? इसी वजह से अब नया विधेयक लाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना भर नहीं है, बल्कि दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर आर्थिक जिम्मेदारी भी तय करना है। यानी अगर किसी व्यक्ति की किसी वजह से सरकारी या निजी संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा देता है, तो उसकी भरपाई उसी से वसूलने का प्रावधान किया जा सकता है। देखिए, सरकार का दावा है कि इससे लोग हिंसा और तोड़फोड़ करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इस विधेयक का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू इसकी रिकवरी मैकेनिज्म। सरकार का यह कहना है कि दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी से लेकर के 7 पीढ़ियों तक वसूली जैसे दावे इसमें किए गए, लेकिन ये एक राजनीतिक और अलंकारिक दावा है। विधेयक के वास्तविक प्रावधान क्या होंगे, ये उसके अंतिम कानूनी पाठ से ही स्पष्ट हो पाएगा। सरकार हालांकि ये भी कह रही है कि नए कानून में पुलिस को अपराध रोकने के लिए पहले से अधिक अधिकार मिल जाएंगे। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कुछ परिस्थितियों में अपराध रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लेने और
किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से बाहर करने जैसे प्रावधान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही दंगाइयों को शरण देने वाले या उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि केवल दंगाई ही नहीं बल्कि उनके नेटवर्क पर भी कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि खत्म किया जा सके। यही वजह है कि इस विधेयक की तुलना उत्तर प्रदेश के तथाकथित बुलडोजर मॉडल से की जा रही है। हालांकि ये तुलना राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। दोनों राज्यों के कानूनी प्रावधान बड़े अलग हैं और ये कहना कि कोई कानून दूसरे से ज्यादा सख्त है उसके अंतिम स्वरूप और न्यायिक समीक्षा पर निर्भर करता है। विपक्ष इस विधेयक को लेकर के कई सवाल हालांकि अभी से उठा रही है। उसका ये कहना है कि अगर पुलिस को व्यापक अधिकार दे दिए जाते हैं तो फिर उनके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ सकती है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि कानून ऐसा हो जो अपराधियों पर सख्ती करे लेकिन आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो इससे। अब सबकी जो नजर है वो विधानसभा पर है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन तभी हो पाएगा जब कानून का अंतिम स्वरूप सामने आएगा और उसके प्रावधानों को लागू किया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि ये बिल केवल कानून नहीं बल्कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। तो ये थी हमारी ये 3 स्टोरी या 3 खबरें आज की इस ओवर टू पब्लिक शो में आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इस शो पे और क्या देखना चाहते हैं आप, किस मुद्दे पर हम बात करें आपसे या फिर किस मुद्दे पर हम पूरी डिटेल्स या जानकारी आप तक पहुंचाएं। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।